दोस्तों नमस्कार। मैं ना सुनाचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः हाजिर हूं। दोस्तों इस समय हम लोग सुन रहे हैं उपन्यास ट्वेल्थ फेल, जिसे लिखा है अनुराग पाठक ने। अब तक मैं इस उपन्यास के 32 भागों का वाचन कर चुका हूं। वाचन के इस क्रम में लीजिए सुनिए 33वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सुनाचली के स्वर में। आईएएस प्रीलिम्स की परीक्षा हो गई। मनोज और पांडे की इस बार आईएएस प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुई। सांप सीढ़ी के खेल की तरह मनोज फिर से जीरो पर आ गया। अश्विन और नवनीत ने धमाका कर दिया। दोनों की प्रीलिम्स क्लियर हो गई। युद्ध का यह पहला मोर्चा जीतने के कारण नवनीत की इच्छा फिर से अपने दुश्मनों को अपमानित करने की होने लगी। मनोज और पांडे के कमरे पर नवनीत ने मंद मंद मुस्कुराते हुए व्यंग के तीर से पांडे को घायल करना शुरू कर दिया। पांडे, ऐश्वर्या राय ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। पांडे को नवनीत का यह कथन समझ नहीं आया। उसने चिढ़ते हुए कहा, कौन ऐश्वर्या राय? वह सोड़ी सोड़ी अखियों वाली जिसके इंतजार में तुम प्रीलिम्स ठीक से नहीं दे पाए। नवनीत ने पांडे पर व्यंग किया। मैं किसी लड़की के कारण डिस्टर्ब नहीं हुआ। वो तो इस साल इतिहास के पेपर में प्रागैतिहासिक भारत और दक्षिण भारत से ज्यादा प्रश्न आ गए थे, जिनकी तैयारी हम लोग ठीक से नहीं कर पाए। पांडे ने सफाई दी। नवनीत ने हंसते हुए पांडे से कहा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नवनीत का व्यंग सुनकर पांडे कलप कर रह गया। अश्विन ने पांडे से कहा, पांडे, प्रीलिम्स की तैयारी पूरे सिलेबस से करनी पड़ती है। अंदाज और पुराने पेपर के आधार पर तैयारी करने से यही रिजल्ट होता है जो आपका हुआ है। अश्विन की बात सही थी। पांडे के पास इसका कोई जवाब नहीं था। नवनीत ने इस बार मनोज से कहा, मनोज जी, एक बार प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद दूसरी बार फेल हो जाना सच में चिंता की बात है। मनोज इस बात का कुछ उत्तर देता इससे पहले ही नवनीत ने अश्विन से कहा, अश्विन, मैं अब ग्वालियर में समय बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए कल ही कोचिंग के लिए दिल्ली चलो। ग्वालियर में मेंस का कोई माहौल नहीं है। इतना कहकर नवनीत उठा और पड़ोसन फिल्म के गाने की पंक्तियां गुनगुनाने लगा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसके बाद टेढ़ा शब्द को मन्ना डे की तरह अलग अलग तरीके से गाता हुआ नवनीत अपने कमरे की ओर चला गया। पांडे और मनोज दोनों नवनीत के घातक व्यंग को सुनकर मन महसूस कर रह गए। मनोज के आत्मविश्वास की धज्जियां उड़ चुकी थी। मनोज को यह समझ आ गया कि इस परीक्षा में हर साल नए सिरे से उसी मेहनत से तैयारी करनी पड़ती है जैसी कि सफल होने के लिए की जाती है। पिछले अटेम्प्ट की सफलता अगले अटेम्प्ट सफलता की गारंटी नहीं हो सकती। अब मनोज को लगने लगा कि जब प्रीलिम्स में नहीं हुआ तो मेंस और इंटरव्यू तो बहुत दूर की बात है। दिल्ली में पहले अटेम्प्ट की प्रीलिम्स की सफलता और हिंदी में योग्यता के लिए विकास सर द्वारा की गई तारीफ सब बेमानी हो गई थी। उसके सामने अब उत्तर प्रदेश पीएससी की मुख्य परीक्षा थी, पर उसकी भी अभी कोई डेट नहीं आई थी। मनोज अपने मन की निराशा को कम करने के लिए पांडे के साथ जगदीश तोमर जी के घर चला गया। तोमर जी अपनी बैठक में पलंग पर बैठे कोई किताब पढ़ रहे थे। पांडे और मनोज को देखकर तोमर जी ने जोरदार ठहाका लगाया और दोनों का स्वागत किया। दोनों पराजित से तोमर जी के सामने बैठ गए। तोमर जी ने पूछा, क्या बात है, आज कुछ परेशान दिख रहे हैं? मनोज ने कहा, प्रीलिम्स में हम दोनों का नहीं हुआ। तोमर जी ने बड़ी बेफिक्री से कहा, असफलता यही सिद्ध करती है कि सफलता के लिए पूरे मन से प्रयत्न नहीं किया गया। आप लोग अपनी असफलता से दुखी हैं, पर क्या आप यह कह सकते हैं कि आपने सफलता के लिए 100% प्रयत्न किया था? पढ़ाई के समय आपकी रणनीति, आपकी लगन, आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं रह गई थी? यदि ऐसा है तो आपको दुखी होने का अधिकार है, अन्यथा नहीं। स्कूल के पूर्व प्रिंसिपल तोमर जी के इस शिक्षकी उद्बोधन के समय मनोज और पांडे केवल एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। वे दोनों जानते थे कि प्रीलिम्स की तैयारी का अधिकांश समय उन दोनों ने अपने अपने प्रेम की खोज में लगा दिया था। तोमर जी ने कहना जारी रखा, जाकर उन लड़कों से मिलो जो इस परीक्षा में सफल हुए हैं। उनसे पूछना कि उन्होंने यह सफलता कैसे पाई, उसकी क्या प्लानिंग थी, उन्होंने कितनी मेहनत की, पढ़ाई के मध्य आने वाले व्यवधानों को कैसे दूर किया। तुम पाओगे कि उनकी रणनीति, उनकी लगन आपसे बेहतर थी। पांडे को नवनीत का कमरा याद आ गया, जिसमें वह निर्विघ्न पढ़ाई कर रहा है और पांडे योग्यता के इंतजार में भटक रहा है। तोमर जी के घर से प्रेरणास्पद उद्बोधन सुनकर दोनों पीली कोठी वापस आ गए। दोनों के पास अब अगले साल की प्रीलिम्स की तैयारी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जल्दी सिलेक्शन के सपने देखने वाले मनोज के लिए सफलता दूर होती जा रही थी। आईएएस के 4 में से 2 अटेम्प्ट तो उसके बेकार ही चले गए थे। तीसरे अटेम्प्ट की प्रीलिम्स अगले साल मई में होगी। लंबी मैराथन के लिए उसे फिर से तैयार होना है।
लेकिन इस असफलता के बावजूद श्रद्धा के प्यार को मनोज दिल से नहीं निकाल पा रहा था। 2 महीने तक उसने अपने आप को दृढ़ करके बिना विचलन के अच्छी पढ़ाई की, पर प्यार की तड़प आसान नहीं होती। कुछ दिनों तक शांत रही यह भावना फिर से हिलोरे मारने लगी। उसे श्रद्धा की याद फिर सताने लगी। उसके दिलो दिमाग पर श्रद्धा का चेहरा, उसकी बातें, उसकी हंसी, उसकी आवाज फिर छाने लगी। प्रातः स्मरण सी श्रद्धा फिर से उसकी नींदें उड़ाने लगी। सपनों में आकर श्रद्धा फिर से उसे जगाने लगी। एक उदास शाम मनोज पीलीकोठी की छत पर रेलिंग के पास खड़ा श्रद्धा की याद में दूर डूबते सूरज को निहार रहा था। पांडे की स्थिति मनोज से अलग थी। उसकी प्रेमिका उसे छोड़कर बेहतर प्रेमी के साथ निकल गई थी। प्रेमी और प्रेमिका से दूर होने के कारण पांडे के भीतर प्रेम से नुकसान नाम का ज्ञान अचानक पैदा हो गया। पांडे ने प्रेम वियोग में विचलित मनोज को समझाया, मनोज, प्यार ने मुझे और तुम्हें बर्बाद कर दिया है। अब हमें सब कुछ छोड़कर केवल पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। मनोज अपने आप को प्रेम में बर्बाद नहीं मान रहा था। उसने डूबते हुए सूरज को देखते हुए जवाब दिया, मेरी रणनीतिक गलती के कारण प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुई। श्रद्धा के प्रति मेरा प्यार तो मुझे अधिक पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। पांडे के विपरीत मनोज अपनी असफलता का कारण अपने प्यार को नहीं मान रहा था। उसने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए पांडे से कहा, श्रद्धा मेरे लिए क्या है तुम नहीं समझ सकते। मैं अब श्रद्धामय हो गया हूँ। रात दिन मुझे श्रद्धा ही दिखती है। तुम मुझसे प्यार कर सकते हो, मैं इसे भक्ति कहता हूँ। मेरी भक्ति कभी धोखा नहीं दे सकती, परीक्षा अवश्य ले सकती है। मनोज ने इन दिनों प्यार, भक्ति, भय, पढ़ाई, संकल्प का आपस में घालमेल कर लिया। पांडे ने उसे समझाने की असफल कोशिश बंद कर दी। 2 महीने अच्छी पढ़ाई करने के बाद फिर से मनोज को श्रद्धा की याद सताने लगी। मनोज का मन जब पढ़ाई से उचट गया तो उसने पांडे से कहा, पांडे, हम जगदीश तोमर जी के घर चलें, उनसे बात करके मोटिवेशन मिलता है। मनोज छूट चुकी पढ़ाई को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसकी इच्छा जगदीश तोमर जी से मिलने की होने लगी। पांडे भी बहुत दिनों से जगदीश तोमर जी से नहीं मिला था, इसलिए दोनों जगदीश तोमर जी के घर चले गए। तोमर जी अपनी बैठक में हमेशा की तरह अपने पलंग पर लोढ़े से टीके किताब पढ़ रहे थे। मनोज और पांडे को देखकर तोमर जी ने ठहाका मारकर उनका स्वागत किया। कैसी चल रही है पढ़ाई? तोमर जी ने मनोज और पांडे से पूछा। मनोज अपनी बात कहने के लिए मुंह खोलने ही वाला था कि पांडे बोल पड़ा, पढ़ाई नहीं, अब भक्ति चल रही है। किसकी भक्ति चल रही है? तोमर जी को पांडे का कथन समझ नहीं आया, इसलिए उन्होंने सहज उत्सुकता से पूछ लिया। श्रद्धा की। बमसा पांडे ने मनोज के सामने फोड़ दिया। पांडे शायद तोमर जी के घर कुछ और ही तय करके आया था। मनोज को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ कि पांडे जगदीश तोमर जैसे गंभीर व्यक्तित्व के धनी, अनुशासन प्रिय, रिटायर स्कूल प्रिंसिपल, शहर के सम्मानीय विद्वान के सामने ऐसी कोई बात कह सकता है। पर पांडे मनोज के प्यार का राज खोलकर तोमर जी के रिएक्शन का इंतजार कर रहा था। मनोज का मुंह शर्म से लाल हो गया। वह तोमर जी के कमरे से भाग जाना चाहता था, पर वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया। तोमर जी कुछ पूछते उससे पहले पांडे ने कहना शुरू किया, श्रद्धा से कुछ दिन पहले तक मनोज जी प्रेम करते थे, पर अब वह कह रहे हैं कि वह भक्ति करने लगे हैं। आप तो सुदर्शन हैं। मुझे उम्मीद है कि आपका इतिहास इस क्षेत्र में अवश्य समृद्ध रहा होगा, इसलिए इस मार्मिक विषय पर आपके विचार जानने हम आज यहाँ आए हैं। मनोज तोमर जी के घर भटकी हुई पढ़ाई की दिशा तलाशने आया था, पर पांडे शायद किसी दूसरे उद्देश्य से तोमर जी के घर आया था। मनोज की पोल खोलकर पांडे अब रिटायर प्रिंसिपल जगदीश तोमर की कोई गोपनीय प्रेम कहानी जानना चाह रहा था। मनोज की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पांडे इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। हा, समृद्ध तो नहीं था, पर ठीक ठाक था। जगदीश तोमर ने ठहाका मारते हुए पांडे की बात का जवाब दिया। मनोज को विवेकानंद साहित्य के मर्मज्ञ जगदीश तोमर से इस तरह की किसी स्वीकृति की उम्मीद नहीं थी। ठीक ठाक का नाम बताएंगे या रहने देंगे? पांडे अपने दोनों हाथ मसलते हुए अब तोमर जी की किसी पुरानी प्रेम कहानी की खोज कर रहा था। अब तो बुढ़ा गई होगी। तोमर जी ने अपने दोनों हाथों को फैलाकर जोर से ताली पीटते हुए कहा। मनोज की आंखें फटी जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या बातें हो रही हैं, लेकिन तोमर जी की सहजता देखकर वह अब संतुलित हो रहा था। पांडे ने तोमर जी पर कृपा कर दी। उसने तोमर जी की बूढ़ी हो चुकी पूर्व प्रेमिका का नाम जानने की ज्यादा जिद नहीं की। मनोज जी श्रद्धा से बात किए बिना नहीं रह पा रहे हैं। श्रद्धा के कारण वे अत्यंत विचलित हैं।
मैं जानता हूं कि इस विचलन के कारण मनोज की पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई है, जबकि ये कह रहे हैं कि श्रद्धा इन्हें प्रेरित करती है। पांडे ने तोमर जी से मनोज की मनोदशा का वर्णन किया। यदि प्रेम है तो विचलन का तो प्रश्न ही नहीं उठता। प्रेम तो स्थिर करता है, एकाग्र करता है, मन की सारी नकारात्मकताओं को दूर करता है। प्रेम तो विस्तार का नाम है। यदि आप प्रेम में हैं तो आप जो कार्य कर रहे हैं वह उत्साह से करेंगे, प्रसन्नता से करेंगे, पवित्रता से करेंगे, एकाग्रता से करेंगे। तोमर जी ने प्रेम पर अपने विचार व्यक्त किए। मनोज को तोमर जी के विचार उसके मनमाफिक लगे। वह ध्यान से तोमर जी के विचार सुनने लगा, लेकिन पांडे तोमर जी के विचारों से सहमत नहीं दिख रहा था। पर समस्या यह है कि श्रद्धा मनोज को प्रेम नहीं करती। पांडे ने तोमर जी को मसाला प्रदान किया। तो न करे, प्रेम की यही तो खूबसूरती है। यह अकेले भी किया जा सकता है। प्रेम को अभिव्यक्त करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। मनोज श्रद्धा से प्रेम करते हैं, इससे श्रद्धा को क्या? इस प्रेम से लाभ तो मनोज को ही हो रहा है, पवित्र तो मनोज ही हो रहे हैं ना। मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है तुम्हारा प्यार। श्रद्धा से प्रेम करने के कारण ही तो मनोज का हृदय इस चराचर जगत को प्रेम करने के काबिल बन पा रहा है। प्रेम तो हमेशा लाभ का सौदा होता है। तोमर जी ने मनोज को प्रेम का अलग और नया रूप दिखाया। मनोज ने तोमर जी से अपने मन की बात कहने की हिम्मत की। आप एकदम सही कह रहे हैं, मैं भी यही मानता हूं। फिर भी मुझे तनाव क्यों होता है? मैं विचलित क्यों हो जाता? तोमर जी ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए मनोज से कहा, उम्मीद नहीं, अपेक्षा नहीं, इच्छाएं नहीं, सिर्फ प्रेम। सिर्फ प्रेम है जो आपके अधिकार में है। शेष सब बेईमानी है, क्योंकि तुम उम्मीद कर रहे हो कि श्रद्धा भी तुमसे प्रेम करे, जबकि प्रेम का यह नियम है ही नहीं। जैसे ही आपने प्रेम को इच्छाओं की जंजीर पहनाई, वैसे ही प्रेम अदृश्य हो जाता है। आपके अधिकार में केवल आपका मन है, दूसरे का नहीं। मुझे लगता है कि बिना सफलता के, बिना पीएससी में सिलेक्ट हुए प्रेम मिलना संभव नहीं है। पांडे ने अपने दिल का दर्द तोमर जी को सुनाया। तोमर जी ने कहा, सफलता असफलता का प्रेम से कोई संबंध नहीं है। आप सफल हैं तो प्रेम मिल जाएगा, असफल है तो प्रेम नहीं मिलेगा। ये कौन सा नियम है भाई? और सफलता क्या है? क्या तहसीलदार, थानेदार बनना ही सफलता है? जिस तरह से प्रेम को लोग ठीक से नहीं समझते, उसी तरह सफलता को भी लोग ठीक से नहीं समझते। क्या शक्ति, सत्ता, धन, प्रतिष्ठा प्राप्त करना ही सफलता है? मुझे लगता है कि संतुष्टि और आनंद के साथ देश के हित में कोई भी काम आप पूरी ईमानदारी से करें तो आप सफल हैं। फिर चाहे आप थानेदार बन जाएं या सुबह सुबह शहर की सड़क पर झाड़ू लगाएं, तोमर जी ने कहा। पांडे को उम्मीद थी कि तोमर जी मनोज को श्रद्धा से प्यार करने से रोकेंगे और पीएससी की पढ़ाई को और अधिक गंभीरता से करने की सलाह देंगे, पर तोमर जी ने तो दूसरा ही राग अलापा, जिसे पांडे ने पसंद नहीं किया। लेकिन मनोज को लग रहा था कि तोमर जी एकदम सही कह रहे हैं। श्रद्धा से अपने प्यार के बारे में बात करने का कोई अर्थ नहीं। यदि उसमें ताकत होगी तो श्रद्धा अपने आप उसे प्यार करेगी। मनोज तोमर जी के घर से संतुष्ट होकर और पांडे असंतुष्ट होकर वापस पीलीकोठी चले गए। सच में प्यार की राह इतनी आसान नहीं होती। संकल्प लेकर मन को नियंत्रित करना कठिन होता है। संकल्पों और विकल्पों पर बार बार संघर्ष होता रहता है। तोमर जी ने मनोज को अपने प्यार को अपने मन में ही रखने का सुझाव दिया था, अभिव्यक्ति के स्थान पर अनुभूति पर बल दिया था। कुछ दिन मनोज ने श्रद्धा को फोन लगाने की कोशिश नहीं की, पर कब तक केवल अनुभूति को पालता रहे वह। जब बहुत दिनों तक श्रद्धा से बात नहीं हो पाती तो थोड़ी देर के लिए संशय का, अविश्वास का धुआं उठने लगता है। कितना क्षणिक है ना, सब एक पल में भरपूर विश्वास तो दूसरे ही पल में अविश्वास। अजीब प्यार है जो एक समय में मजबूत दिखता है, फिर खुद को परखने में लग जाता है, डगमगाने लगता है। फिर यह अविश्वास, यह परखना, यह डगमगाना सब अस्थायी लगता है। अस्थायी लगता है तो सिर्फ प्यार, उस प्यार की तड़प और उस प्यार की याद। कुछ दिनों श्रद्धा से बात न करने की तपस्या के बाद मनोज को फिर लगने लगता है कि श्रद्धा से बात किए बिना रहना मुश्किल है। न करूं प्यार की बात, आवाज ही सुन लूं, एक बार बात कर लूं, फिर 2-3 महीने की छुट्टी। श्रद्धा भूल तो नहीं गई। अगर नहीं भूली तो क्या वह भी मुझे उतना ही याद करती है जितना मैं उसे याद करता हूं? यह जानना भी तो जरूरी है। बिना फोन पर बात किए कैसे जाने यह सब? इसलिए एक दिन मनोज ने हिम्मत करके श्रद्धा को एसटीडी से फोन लगा ही दिया। प्यार की बात तो वह कर नहीं सकता था श्रद्धा से, इसलिए उसने केवल पढ़ाई की बात की। अब वह महीने 2 महीने में एक बार श्रद्धा से पढ़ाई की बात करता और संतुष्ट हो जाता।
एक दिन श्रद्धा ने उसे फोन पर बताया कि उसकी इंटर्नशिप पूरी हो गई है, इसलिए फिर से तैयारी के लिए वह दिल्ली जा रही है। मनोज के लिए यह अच्छी खबर थी। वह भी अपने तीसरे अटेम्प्ट और श्रद्धा के साथ के लिए दिल्ली जाने के लिए तैयार हो गया। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास 12th फेल के 33वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। दोस्तों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास 12th फेल के 34वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। फिर दिल्ली, फिर मुखर्जी नगर, दृष्टि कोचिंग के सामने वाला पार्क। मनोज श्रद्धा का इंतजार कर रहा है। 2 दिन पहले वह और पांडे ने दिल्ली के नेहरू विहार में कमरा ले लिया और नए सिरे से पढ़ाई करना शुरू कर दी। उसके पिता भी सस्पेंड नहीं हुए थे, वह झबुआ में ही नौकरी कर रहे थे, इसलिए घर की अर्थव्यवस्था पटरी पर थी। मानो से दिल्ली जाने के लिए 5,000 रुपये दे दिए थे। अश्विन नवनीत पहले ही दिल्ली आ गए थे। उन्होंने गांधीनगर में ही कमरे किराए पर ले लिए थे और आईएएस की मुख्य परीक्षा दे दी थी। गुप्ता ने भी अश्विन के बगल में गांधी विहार में कमरा ले लिया था। श्रद्धा भी दिल्ली आ गई थी। उसने 1229 मुखर्जी नगर में उसी हॉस्टल में कमरा ले लिया था जिसमें वह पहले रहती थी। जिद्दी वक्त का पहिया एक बार फिर पीछे घूम गया था। मनोज पर समय भरपूर मेहरबानी कर रहा था। उसकी नजरें लगातार उस रास्ते की ओर देख रही थी जहां से श्रद्धा आने वाली थी। तभी श्रद्धा सुर्ख लाल रंग पर काले फूल वाली ड्रेस पहने उसे आती हुई दिखाई दी। रेगिस्तान में ठंडी फुहार सी, सारी भटकन के बाद एक सुखद आराम गाह सी, उम्मीदों के बनने फिर उसके बिखर जाने की पृष्ठभूमि तो नहीं है यह, मनोज सोचता रहा। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर मनोज ने श्रद्धा से कहा, कैसे हो? सब बता देना चाहता है मनोज कि वह कैसा था बिना श्रद्धा के। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी। आदमी कितना मजबूर होता है, कुछ नहीं कर पाता। उसे जिंदगी देता है तो उसे देख भी नहीं पाता। और वैसे न जाने कितनी भीड़, लाखों लोग उस रोज दिखते हैं, बस एक चेहरा नहीं दिखता। पर मनोज ने सिर्फ इतना ही कहा, अच्छा हूं, फिर से आ गया हूं दिल्ली। देखते हैं दिल्ली अब क्या रंग दिखाती है। मनोज का दार्शनिक अंदाज देखकर श्रद्धा ने कहा, दिल्ली अब केवल भरपूर मेहनत ही कराएगी मनोज, टूटकर मेहनत करना है बस। इसके बाद मनोज और श्रद्धा 1 घंटे तक पार्क में बैठे बात करते रहे। उसके लिए श्रद्धा का साथ ही बहुत बड़ी बात थी। रोज श्रद्धा से मिलने के लिए उसने पढ़ाई को अपना आधार बनाया। इसलिए जब मनोज ने श्रद्धा से रोज शाम को 2 घंटे साथ में हिंदी साहित्य पढ़ने का प्रस्ताव दिया तो श्रद्धा तैयार हो गई। श्रद्धा रोज शाम को 2 घंटे मनोज के कमरे पर हिंदी साहित्य पढ़ने लगी। पढ़ाई करने के बाद मनोज उसे छोड़ने उसके हॉस्टल तक जाता। लगातार 1 महीने तक यह क्रम चलता रहा। एक दिन 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद मनोज श्रद्धा को उसके कमरे पर छोड़ने गया। नेहरू विहार से मुखर्जी नगर को छोड़ने वाले सकरे पुल पर मनोज ने श्रद्धा से कहा, श्रद्धा, पिछले 1 महीने से पढ़ाई में जो सघनता आई है, वैसी पढ़ाई यदि साल भर कर ली जाए तो सिलेक्शन पक्का है। श्रद्धा ने पुल की सीढ़ियां उतरते हुए मनोज से कहा, हम लोग जब तक सिलेक्ट नहीं हो जाते ऐसे ही पढ़ेंगे। श्रद्धा का ध्यान केवल पढ़ाई पर रहता था। मनोज को अब यह उम्मीद सच में हो चली थी कि इस तरह की पढ़ाई चलती रही तो सफलता मिल जाएगी। हॉस्टल पहुंचने पर श्रद्धा कुछ देर खड़ी रही, फिर मनोज से बोली, मुझे बत्रा तक जाना है, किताबें रखने के लिए एक रैक खरीदना है, क्या तुम चलोगे? मनोज तो अधिक से अधिक श्रद्धा का साथ रहना चाहता था। दोनों बत्रा चल दिए। बत्रा पहुंचकर श्रद्धा ने एक रैक खरीदी। श्रद्धा ने रैक के लिए रिक्शा बुलाया तो मनोज ने कहा कि छोटी सी रैक है तो मैं ही ले चलता हूँ। श्रद्धा कुछ कहती उससे पहले मनोज अपनी मस्ती में मुस्कुराते हुए अपने कंधे पर रैक उठाकर चलने लगा। हॉस्टल पहुंचकर श्रद्धा ने मनोज से कहा, थैंक यू मनोज। मनोज कुछ देर तक थैंक यू बोलने के बाद श्रद्धा के चेहरे पर आए आत्मीयता के भाव को देखता रहा। श्रद्धा ने मुस्कुराकर हल्के से सिर हिलाया और मनोज को जाते हुए देखती रही। मनोज जब अपने कमरे पर पहुंच गया तो पांडे नाराज बैठा था। पांडे ने उससे पूछा, इतनी देर कहाँ हो गई? मनोज ने कहा, श्रद्धा को रैक दिलवाने गया था। योगिता से जब तक पांडे का प्यार चल रहा था तब तक वह मनोज के प्यार का समर्थक था। यहाँ तक कि मनोज को अल्मोड़ा जाने को प्रेरित किया था, पर पांडे गिरगिट की तरह था। योगिता के जाते ही उसने प्यार के विरोध में धूसर रंग ओढ़ लिया था। उसने मनोज से कहा, मनोज जी, श्रद्धा पर्याप्त चतुर है, वह तुमसे प्यार नहीं करती। उसे हिंदी साहित्य पढ़ना है इसलिए आती है यहाँ। ये लड़कियां खूब जानती हैं कि किससे क्या काम निकलवाना है। आज उसने तुमसे रैक उठवाई है,
कल तुमसे दूसरे कारण काम करवाएगी, कल तुमसे दूसरे काम करवाएगी। मुखर्जी नगर में लड़कियां लड़कों से इसलिए दोस्ती करती हैं कि उन्हें अच्छा वर्कर मिल जाए। श्रद्धा कोई अलग नहीं है। पांडे की व्याख्या मनोज को पसंद नहीं आई। वह तो आज विदा के समय आए श्रद्धा के चेहरे के आत्मीय भाव में ही डूबा था। उसने पांडे की बात पर ध्यान नहीं दिया। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास 12th फेल के 34वें भाग का वाचन। दोस्तों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास 12th फेल के 35वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर। प्रगति मैदान में पुस्तक मेला लगा हुआ था। श्रद्धा ने मनोज से पुस्तक मेले में चलने के लिए पूछा तो वह तैयार हो गया। दोनों मेले में पहुंच गए। श्रद्धा ने 3-4 किताबें खरीद ली। मनोज एक स्टॉल पर खड़ा हो गया और किताबें उठा उठा कर देखने लगा। विवेकानंद, महात्मा गांधी, भगत सिंह, लिंकन आदि महापुरुषों की जीवनियां उस स्टॉल पर थीं। वह उन किताबों को उठा उठा कर देखता और देखकर वापस रख देता। श्रद्धा ने मनोज से कहा, मनोज, तुम ये किताबें लेना चाहते हो क्या? महापुरुषों की जीवनियां बहुत प्रेरणादायक है। श्रद्धा की बात सुनकर मनोज मुस्कुराया। फिर उसने श्रद्धा से कहा, श्रद्धा, मैंने ये सारी किताबें पढ़ी हैं। लिंकन की जीवनी तो 3-4 बार पढ़ी है। उसके कथन में गर्व था। उसे श्रद्धा के सामने अपनी तारीफ करने का मौका मिल गया। सरल श्रद्धा ने प्रभावित होकर पूछा, ये तुमने कब पढ़ ली? श्रद्धा के सुखद आश्चर्य से मनोज प्रसन्न हो गया। वह चाहता भी यही था। उसे अपनी तारीफ की डिग्री बढ़ाने का मौका मिल गया। बीए में ही पढ़ ली थी। श्रद्धा ने उससे प्रभावित होकर कहा, क्या तुमने इतना सब पढ़ा है? हाँ श्रद्धा, मैंने ग्वालियर में एक लाइब्रेरी में नौकरी की थी। वहाँ बहुत सारी किताबें पढ़ी थी। श्रद्धा का प्रसन्नता मिश्रित आश्चर्य देखकर उसने कहा। मनोज के हाथ में एपीजे अब्दुल कलाम की किताब अग्नि की उड़ान थी। किताब की कीमत देकर उसने वह किताब वापस रख दी। किताबों के स्टॉल से आगे बढ़कर दोनों कॉफी की एक दुकान पर आकर बैठ गए। श्रद्धा ने अपनी 3-4 किताबें टेबल पर रख दी। 3 घंटे से घूमते घूमते वह थक गई थी। मनोज श्रद्धा के लिए कॉफी ले आया। श्रद्धा ने मुस्कुरा कर कहा, थैंक यू मनोज। श्रद्धा कॉफी पीती रही। मनोज की इच्छा बहुत समय से श्रद्धा से अपने मन की बात बोलने की हो रही थी। पुस्तक मेले के खुशनुमा माहौल में उसने हिम्मत की, श्रद्धा, मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। श्रद्धा उसके चेहरे की रंगत देखकर मामला समझ गई। श्रद्धा ने बात बदलते हुए उससे कहा, मनोज, तुम्हें अब इंग्लिश एसे और ग्रामर पर भी ध्यान देना चाहिए। रोज 1 घंटा इंग्लिश पढ़ना चाहिए। मनोज का ध्यान श्रद्धा की इस बात पर नहीं था। आज उसका मन कहीं और हुई घूम रहा था। श्रद्धा ने जैसे मनोज को जगाते हुए कहा, सुन रहे हो ना मेरी बात? श्रद्धा की बात सुनकर मनोज ने कहा, श्रद्धा, तुम कुछ कहती हो, तुम्हारी आंखें कुछ कहती हैं, मैं किसकी सुनूं? मनोज की बात सुनकर श्रद्धा ने अपनी नजरें कॉफी के कप पर टिकाए हुए मनोज से कहा, मैं तुम्हें सरल इंग्लिश में ऐसे लिखना सिखाऊंगी। पहले अटेम्प्ट जैसी गलती अब दोबारा नहीं की जा सकती। प्यार की बात करने के मनोज के अरमानों को श्रद्धा ने इंग्लिश की पढ़ाई के नाम पर ठंडा कर दिया। मनोज फिर से कुछ नए शब्द तलाशने लगा। आज वह श्रद्धा से कुछ कहने की ठान कर आया था, लेकिन कुछ कहने की उसकी हिम्मत श्रद्धा के सामने जवाब दे रही थी। काफी पीने के बाद श्रद्धा ने मनोज से कहा, मनोज, एक मेरी किताब स्टॉल पर रह गई है, मैं उसे अभी लेकर आती हूँ। 5 मिनट बाद श्रद्धा अपने हाथ में किताब लेकर तेज चाल से उसके पास आ गई। श्रद्धा ने अपने साथ लाई हुई किताब उसे देते हुए कहा, मनोज, यह तुम्हारे लिए। मनोज ने किताब उठाई। उसके हाथ में कुछ देर पहले अधिक किताब के कारण स्टॉल पर छोड़ी गई किताब अग्नि की उड़ान थी। मनोज ने किताब का पहला पन्ना खोलकर देखा, जिस पर लिखा था, मनोज की उड़ान के लिए। श्रद्धा, क्या तुम्हें पता चल गया था कि मेरा मन इस किताब को खरीदने को था? मनोज ने श्रद्धा से पूछा। श्रद्धा कुछ नहीं बोली, बस उसने एक भरपूर दृष्टि मनोज के चेहरे पर डाली और टेबल पर रखी अपनी किताबें उठा ली। मनोज ने अग्नि की उड़ान के कवर पेज को देखते हुए श्रद्धा से कहा, श्रद्धा, इस किताब को देखकर मुझे लग रहा है कि तुम सच में पढ़ाई में बहुत तेज हो। क्यों? श्रद्धा ने आश्चर्य से पूछा। क्योंकि तुम बहुत अच्छे से मेरा मन पढ़ना जानती हो। मनोज पुरानी लीक ही पकड़े रहा, छुटी हुई हिम्मत बटोरता रहा, पर श्रद्धा भी जिद्दी थी। वह मनोज की बातों की लीक पर चलने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। मनोज, अब चलें? लेट हो रहा है। श्रद्धा ने मनोज की बात का जवाब टाल दिया और दोनों मुखर्जी नगर जाने के लिए बस स्टैंड पर खड़े होकर बस का इंतजार करने लगे। बस में मनोज के पास बैठी श्रद्धा को लग रहा था कि क्या किसी को इतना छोटा सा गिफ्ट देने के बाद इतना सुकून मिल सकता है जितना उसे आज मिल रहा है।
श्रद्धा बस की खिड़की के बाहर देखती रही। मनोज शाम को कमरे पर पहुंचा तो पांडे बिस्तर पर लेटा हुआ था। मनोज आनंदित था। उसने पांडे को श्रद्धा द्वारा दी गई किताब दिखाई। मनोज सुख से किसी लड़की के साथ मेले में घूमे और पांडे अकेला कमरे में रहे, यह बात पांडे को बहुत कष्ट दे रही थी। पांडे ने किताब हाथ में ले ली। किताब का पहला पेज खोला जिस पर लिखा था, मनोज की उड़ान के लिए। पांडे ने यह वाक्य जोर से पढ़ते हुए कहा, मनोज की उड़ान के लिए। ओहो, अब आप प्रेमिका की दी हुई इस किताब से मोटिवेट होंगे, अपने घर की भुखमरी से नहीं। कोर्स की किताब पढ़ने से सिलेक्शन होगा मनोज जी। प्रेमिका द्वारा दी गई इस किताब को पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। इतना कहकर पांडे ने मनोज की किताब को दूर पलंग पर फेंक दिया। पांडे के इस व्यवहार पर आज मनोज को गुस्सा आने लगा, पर उसने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, पता नहीं इस किताब की कौन सी बात कब हमारे काम आ जाए। प्रेम कर रहे मनोज से पांडे चिढ़ रहा था। चिढ़ते हुए पांडे ने मनोज से कहा, प्रेम में डूबे लोगों को प्रेमिका की हर बात मोटिवेशनल लगती है। मनोज जी, तुमसे मुझे बहुत सी उम्मीदें थी। तुम्हारा संघर्ष और लक्ष्य के प्रति गंभीरता देखकर लगता था कि तुम जरूर सफल हो जाओगे, पर अब प्यार में फंसकर तुम अपने पतन की ओर अग्रसर हो रहे हो। मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि श्रद्धा से दूर रहने में ही तुम्हारा भला है। एक तरफा प्यार के चक्कर में तुम अपने आप को बर्बाद कर लोगे। श्रद्धा मेरे लिए क्या है तुम अच्छे से जानते हो। तुमसे कुछ भी नहीं छुपा है। श्रद्धा के कारण मैं और अधिक गंभीरता से पढ़ पा रहा हूँ। श्रद्धा मेरी पढ़ाई में लाभ ही पहुंचा रही है। उसने पांडे को समझाने की कोशिश की। ये सब बेकार की बातें हैं। अपने आप पर नियंत्रण बेहद जरूरी है मनोज। पांडे ने मनोज से नाराज होते हुए कहा, जब तक योग्यता से तुम्हारा प्यार चल रहा था तब तक तुम्हें श्रद्धा से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब तुम्हें फिर से कष्ट होने लगे। मनोज ने पांडे को उसकी असलियत बता दी। मनोज की सच्चाई से पांडे तमतमा गया। वह अपने पलंग से खड़ा हुआ। उसने खड़े मनोज से कहना शुरू किया, मनोज जी, अब आपको तय करना पड़ेगा कि आप मेरे साथ रहना चाहते हैं या श्रद्धा के साथ। यदि श्रद्धा इस कमरे में आई तो मैं आपका रूम पार्टनर नहीं रह सकता। अपना निर्णय सुनाएं, मैं या श्रद्धा। मनोज पांडे के व्यवहार से आहत हो गया। उसे पांडे से इस तरह की जिद की उम्मीद नहीं थी। उसने उदास होकर पांडे से कहा, मैं श्रद्धा के बिना नहीं रह पाऊंगा। मुझे आपसे यही उम्मीद थी मनोज जी। इतना कहकर पांडे ने तुरंत अपना सूटकेस उठाया। उसने अपनी किताबें और कपड़े भरे और दीवार पर उसके द्वारा चिपकाया गया संविधान के मौलिक अधिकारों का पेज उखाड़ दिया और मनोज से फिर कहा, यहाँ अपनी प्रेमिका का फोटो चिपका लेना मनोज। मौलिक अधिकार पढ़ने की जरूरत तो अब तुम्हें नहीं रही। श्रद्धा का फोटो देखकर ही पास हो जाओगे। मनोज कुछ कहता इससे पहले पांडे कमरे से बाहर निकल गया। मनोज पांडे के पीछे पीछे गया, लेकिन पांडे एक रिक्शे पर बैठकर जा चुका था। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास 12th फेल के 35वें भाग का वाचन। दोस्तों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास 12th फेल के 36वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। एक दिन अश्विन और नवनीत भागते हुए मनोज के कमरे पर आए। मनोज से घबराए हुए स्वर में अश्विन बोला, मनोज, गुप्ता को पुलिस ने पकड़ लिया है। मुखर्जी नगर की पुलिस चौकी में बिठा लिया है, जल्दी चलो। तीनों मुखर्जी नगर पुलिस चौकी पहुंचे तो देखा कि गुप्ता एक स्टूल पर घबराया बैठा है और उसे एक हवलदार डांट रहा है। हवलदार, यदि तुम पर केस बन जाए तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आईएएस की बात तो दूर, चपरासी बनने लायक भी नहीं रहोगे। बोलो, बनाऊं केस? मनोज हवलदार का व्यवहार देखकर घबरा गया, पर उसने बड़े शालीन तरीके से उससे पूछा, क्या हुआ सर, क्या गलती हो गई गुप्ता से? हवलदार ने देखा कि एक आरोपी के 3 साथी उसे छुड़वाने आ गए हैं तो वह चिढ़ गया। उसने मनोज से कहा, भाई साहब बत्रा के पीछे बैठकर खुलेआम शराब पी रहे थे। मना किया तो बोलने लगे कि आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, मैं अपनी औकात में रहूं। मैं इन पर सार्वजनिक स्थल पर शराब पीने का केस बना रहा हूं, इन्हें अपनी औकात दिखाता हूं। गुप्ता ने धीरे से हवलदार को दी हुई जानकारी में संशोधन किया। शराब नहीं थी, वो बियर थी। गुप्ता की इस व्यर्थ के संशोधन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। मनोज, अश्विन और नवनीत समझ गए थे कि गुप्ता अपनी गलती और नशे के कारण बड़ी मुसीबत में फंस गया है। अश्विन ने हवलदार से कहा, सर इसे माफ कर दीजिए, आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। नवनीत ने हवलदार को संतुष्ट करने के लिए गुप्ता के सर पर शपथ लगाते हुए कहा, क्यों गुप्ता, तुम्हें शर्म नहीं आती सर से बदतमीजी करते हुए? माफी मांग लो। गुप्ता तुरंत हवलदार के पैरों पर गिर गया। उसे शायद समझ आ गया था कि अब अकड़ने का कोई फायदा नहीं। मनोज ने हवलदार से कहा, सर माफ कर दीजिए प्लीज।
हवलदार पिघल गया। उसे ऐसे कई केस मुखर्जी नगर में देखने को मिलते थे, पर वह डरा धमका कर ऐसे लड़कों को छोड़ देता था। गुप्ता भी छूट गया। हवलदार ने जाते जाते कहा, तुम्हारे माँ बाप ने बड़ी उम्मीदों से तुम लोगों को यहाँ पढ़ने भेजा है। पढ़ाई पर ध्यान दो। कभी अपने माँ का भरोसा मत तोड़ो। कभी अपने माँ बाप को धोखा मत देना। मनोज को हवलदार भला आदमी लगा। उसने हवलदार को धन्यवाद दिया और सभी लोग गांधी विहार पहुंचे। गुप्ता ने सबसे कहा, इस हवलदार को मैं नहीं छोड़ूंगा। अब मेरी जिंदगी का एक ही लक्ष्य है, आईपीएस बनना और इस हवलदार को सस्पेंड करना। गुप्ता की बकवास पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। पांडे मनोज का कमरा छोड़कर गुप्ता का रूम पार्टनर बन गया था। मनोज गुप्ता को छोड़ने गांधी विहार गया तो पांडे उसे मिल गया। 4-5 दिन हो गए थे पांडे को मनोज से अलग रहते हुए, लेकिन पांडे का गुस्सा कम नहीं हुआ था। मनोज को देखकर पांडे ने उससे कोई बात नहीं की। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास 12th फेल के 36वें भाग का वाचन। दोस्तों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास 12th फेल के 37वें भाग का वाचन। पांडे के जाने के बाद मनोज को अब तक कोई नया रूम पार्टनर नहीं मिला था, जिस कारण उसके ग्वालियर से लाए पैसे जल्दी खत्म होने लगे। उसे इतिहास और सामान्य अध्ययन की कोचिंग भी करनी थी, इसलिए उसने तय किया कि वह पापा से कहेगा कि उसे 1 साल तक हर महीने 2000 रुपये भेजते रहें, जिससे वह दिल्ली में पढ़ाई ठीक से कर सके। एसटीडी पर पहुंचकर उसने अपने पापा को फोन किया। जब तक वह अपनी पिता से बात कहता, पिता ने कहना शुरू किया, साले सब हरामी हैं, किसी को देश की चिंता नहीं। मोय फिर सस्पेंड कर दयो। मैं ना मानोगे, डिप्टी डायरेक्टर की अकल ठिकाने लगा देंगे। मैंने भी ठोक के कह दी है कि भूखों मर जाऊंगा, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। पिता की अमूर्त बातों से मनोज यह नहीं समझ सका कि इस बार उनके सस्पेंशन की क्या वजह है, पर वह इतना जरूर समझ गया कि उसे उनसे पैसों की उम्मीद नहीं करना चाहिए। वह वापस निराश होकर अपने कमरे पर आ गया। उसने आज अपने पिता से चर्चा के बाद यही सीखा कि उसे अपने पिता से केवल एक चीज मिल सकती है, वह है उनकी जिद्दी प्रवृत्ति और कभी हार न मानने का हौसला। मनोज कमरे में बैठकर अपने पिता के बारे में सोच ही रहा था कि श्रद्धा आ गई। उसने श्रद्धा को अपने पिता के सस्पेंशन और आज के फोन की पूरी घटना कह सुनाई। श्रद्धा मनोज के पिता से प्रभावित हो रही थी। उसने मनोज से कहा, मनोज, तुम्हारे पिताजी सच में अपने सिद्धांतों पर चलने वाले इंसान हैं। श्रद्धा के मुंह से अपने पिता की तारीफ सुनकर मनोज उत्साहित हो गया। इस उत्साह में उसने श्रद्धा से पूछा, क्या तुम मेरे साथ नेहरू विहार के हनुमान मंदिर तक चलोगी? श्रद्धा मनोज के साथ मंदिर चल दी। मनोज मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के सामने आंखें बंद किए बैठा रहा। कुछ देर आंखें बंद करने के बाद मनोज ने आंखें खोल ली। मनोज ने श्रद्धा से कहा, श्रद्धा, मैंने आज संकल्प लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, मैं अपना संघर्ष हमेशा जारी रखूंगा। मुझे सफलता मिले न मिले, मैं ईमानदारी का रास्ता कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने पिताजी के सिद्धांत पर चलूंगा। मनोज संकल्प लेकर श्रद्धा की प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगा। श्रद्धा ने मनोज को संकल्पवान होते हुए देखा तो उसने मनोज को प्रेरित किया, मनोज, तुम्हें जरूर सफलता मिलेगी। श्रद्धा द्वारा संकल्प मोहर लगा देने से उसका उत्साह दुगना हो गया। आत्मसम्मान और श्रेष्ठत्व के भाव को लिए वह मंदिर से बाहर निकला। मंदिर के बाहर गरीब मजदूर का एक परिवार भीख मांग रहा था। मनोज और श्रद्धा से उन्होंने कुछ पैसे मांगे। पूछने पर पता चला कि वह लोग भिखारी नहीं हैं, बल्कि बुंदेलखंड के खेतिहर मजदूर हैं। 4-5 दिन तक भटकने के बाद भी उन्हें दिल्ली में कोई मजदूरी नहीं मिली। उनके सारे पैसे समाप्त हो गए, इसलिए उन्हें अब वापस जाने के लिए किराए की जरूरत है। मनोज ने उस आदमी से पूछा, कितने रुपए चाहिए तुम्हें वापस अपने गांव जाने के लिए? 1000 रुपया किरायो लगत है महोबा तक को। मजदूरों के दल के बुजुर्ग आदमी रोनी सूरत बनाकर बोला। मनोज ने सोचने में एक पल भी गवाए बिना अपनी जेब में पड़ा 100 रुपये का नोट उस बुंदेलखंडी मजदूर को दे दिया। मनोज, ये क्या किया तुमने? तुम्हारे पास ये आखिरी 100 रुपये थे। क्या पता ये लोग सही कह रहे हैं या नहीं, इनका यह पैसा कमाने का तरीका भी हो सकता है। श्रद्धा ने अपने मन की आशंका मनोज के सामने प्रकट की। मनोज ने श्रद्धा से कहा, हो सकता है कि ये झूठ बोल रहा हो। मुद्दा यह नहीं है कि ये सही है या गलत, मुद्दा यह है कि मेरी भावना क्या है। मुझे ये जरूरतमंद दिख रहे हैं, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। बस मेरे मन में इस समय इनकी मदद करने के संकल्प के अतिरिक्त कोई संदेह नहीं आ रहा है। मनोज ने उस आदमी से कहा, चिंता मत करो, तुम्हें 1000 रुपये मिल जाएंगे।
श्रद्धा ने आश्चर्य से मनोज से पूछा, क्या तुम्हारे पास इन्हें देने के लिए 1,000 रुपए हैं मनोज? नहीं, मनोज ने उत्तर दिया। फिर कहाँ से दोगे इन्हें 1,000 रुपए? श्रद्धा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कहीं से भी दूं, अब मुझे इन्हें 1,000 रुपये देना ही है। मनोज शायद अब तर्क और दिमाग से ठसाठस भरी दुनिया में नहीं था, बल्कि भावनाओं के गीलेपन में डूब गया था। उसने शर्म और संकोच त्याग कर आसपास खड़े लोगों से इन मजदूरों की व्यथा सुनाकर कुछ पैसे मांगने शुरू कर दिए। वह हर आने जाने वाले से दुकानदारों से पैसे मांग रहा था। कुछ लोग उसे दुत्कार रहे थे, कुछ पागल कह रहे थे। राहगीरों और दुकानदारों ने उसे पैसे नहीं दिए। श्रद्धा ने मनोज से कहा, मनोज, तुमने अपनी पूरी कोशिश कर ली, किसी ने मदद नहीं की, अब चलो। मैंने संकल्प लिया है इन्हें 1,000 रुपया देने का। अब चाहे मुझे यहाँ मजदूरी करके भी पैसे जुटाने पड़े, मैं जुटाऊंगा। मनोज ने अपने संकल्प को दोहराया। कुछ देर पहले मंदिर में लिए गए संकल्प की परीक्षा की घड़ी उसके सामने आ गई थी। श्रद्धा उसे कुछ भी नहीं समझ पा रही थी, वह बस उसके पीछे पीछे घूम रही थी। मनोज जैसे किसी गहरे नशे में डूब गया था। वह फिर से मंदिर में चला गया। उसने मंदिर के पुजारी को पूरी कहानी सुनाई। पुजारी ने कहा, बेटा, इस तरह पैसे मांगने वाले बहुत आते हैं, किस किस को पैसे देंगे? उसने पंडित जी को समझाते हुए अपनी बात कही। पंडित जी, आप जैसा तपस्वी और लोगों को भला करने वाला दूसरा कोई नहीं है। आपको देखकर मन अपने आप श्रद्धा से भर जाता है। आप तो ईश्वर के सबसे नज़दीक हैं। हम सांसारिक लोगों से ज़्यादा उसकी लीला समझते हैं। पता नहीं ईश्वर कब इंसान की शक्ल में हमारे सामने आ जाए। वो देखिए, वह छोटी बच्ची कैसी कातर निगाहों से आपकी ओर देख रही है। आप तो जानते ही हैं, विवेकानंद जी ने कहा है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। वह कुछ देर तक पुजारी जी पर अपनी बात की प्रतिक्रिया जानने के लिए चुप हो गया। पुजारी जी पर उसकी बातों का शायद सकारात्मक असर हो रहा था और वह उस गरीब परिवार को देख रहे थे। आप यहाँ आने वाले भक्तों से बोल देंगे तो इन गरीबों की मदद हो जाएगी, उसने मौका देखते हुए कहा। पंडित जी को मंदिर में भगवान की सेवा करते 30 साल हो गए थे, पर आज तक उनके काम की कभी किसी ने इतनी प्रशंसा नहीं की थी। मनोज की प्रशंसा सुनकर पुजारी जी का मन गरीब परिवार की मदद करने को होने लगा। पंडित जी ने उसे आश्वासन दिया, ठीक है बेटा, कुछ करते हैं। इसके बाद अगले 1 घंटे तक मंदिर में आने वाले भक्तों से पंडित जी गरीबों के लिए दान मांगने लगे। पंडित जी की बात अधिकतर लोग नहीं टाल पाए। थोड़ी ही देर में 1,000 रुपये इकट्ठा हो गए। रुपए लेकर पंडित जी को धन्यवाद देकर मनोज वहां आ गया जहां गरीब परिवार था। उसने पूरे पैसे उस आदमी को दे दिए। श्रद्धा को आज उसका एक नया रूप देखने को मिला। श्रद्धा उसे कुछ कहना चाहती थी, पर वह कुछ कह नहीं पाई। दोनों चुपचाप नेहरू विहार की ओर चल दिए। श्रद्धा को लग रहा था कि उसने आज कोई अलौकिक दृश्य देखा है, जिसके कारण उसका मन आनंद से भर गया था। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास 12th फेल के 37वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नास्वरांचली के स्वर में। दोस्तों, इस उपन्यास के आगे के भागों को सुनने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, कथा, कहानी और उपन्यास के कड़ियों के साथ। धन्यवाद।